आगे बढ़ते हैं और नाट्य की प्रस्तुतियां जो हैं वो अब आप देखेंगे। हमारे सामने सबसे पहले उधम सिंह, प्रस्तुति योगेश। नमस्कार, मेरा नाम योगेश अरोड़ा और आज आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मैं शहीद उधम सिंह की भूमिका निभाने जा रहा हूं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि उनकी सोच, उनके विचारों को आप सबके सामने रखूं। 13 अप्रैल सन 1919 बैसाखी वाला दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक अमन जलसा शुरू हुआ। भारी तादाद में वहां लोग पहुंचे, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द। अभी जलसा शांतिपूर्ण ढंग से चल ही रहा था कि अचानक जनरल डायर की कमान के नीचे एक फौजी दस्ता वहां पहुंचा और उसने बिना किसी चेतावनी दिए निहत्थे और बेकसूर लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भगे, मगर गोलियों की बौछार से कोई नहीं बच पाया। इस जलियांवाला बाग की हत्याकांड ने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया। अमृतसर में सभी लोग जलियांवाला बाग में पहुंचे, अपने परिवारों को ढूंढने के लिए, अपने भाई बहन, अपने सगे संबंधियों को ढूंढने के लिए। और मैं भी वहां पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर मैं कांप गया। हर तरफ चीखो पुकार, हर तरफ मातम ही मातम। तब मैंने सौगंध खाई कि जब तक मैं अपने हिंदुस्तान की निरादरी का बदला नहीं ले लेता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं जलियांवाला बाग के शहीदों, ये उधम सिंह आज उधम सिंह रहा है ना उधो, कि आज से राम मोहम्मद सिंह आजाद हो गया है। और जब तक मैं अपने हिंदुस्तान की निरादरी का बदला नहीं ले लेता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसके लिए चाहे मुझे हजारों जन्म ही क्यों ना लेने पड़े, मैं गदा बचाऊंगा। और अपनी उस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए मुझे पूरे 21 साल तक इंतजार करना पड़ा। और 21 साल बाद मैंने लंदन के कोस्टल हॉल में सर माइकल एडवायर को, जो कि सन 1919 में पंजाब का गवर्नर था, जो कि जलियांवाला बाग के हत्याकांड का मुख्य आरोपी था, उसे अपनी गोली का निशाना बनाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। आज देश आजाद हो चुका है। आप सब लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं यहां तकलीफ होती है। जब आप हमें धर्म जाति के नाम पर बांटते हैं, कोई हमें शहीदों को हिंदू कहता है, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, तो भगवान के लिए हमें एक हिंदुस्तानी रहने दो, हमें एक शहीद रहने दो। क्या जलियांवाला बाग में भय साझे लहू को बांट सकेंगे? क्या बच खान में भय साझे खून को बांट सकेंगे? क्या कारगिल में जो खून बहा उसको बांट सकेंगे? क्या उस खून को बांट सकेंगे जो आज भी देश की सरहद पर लगातार बह रहा है? नहीं बांट सकेंगे आप लोग। हमने अपनी कुर्बानी किसी एक कौम या किसी एक फिरके की सरकार कायम करने के लिए नहीं दी थी। हमने अपनी कुर्बानी दी थी पूरे हिंदुस्तान को आजाद करवाने के लिए, ताकि आजाद हिंदुस्तान में आप अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ चैन से रह सकें। हमें तो अपने माँ बाप का प्यार तक नसीब ना हो। कितनी सितम ज़रीफ़ी है,
हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर। हमें भी पाला था मां बाप ने दुख सह सहकर। वक्त रुखसत में इतना भी न आए कहकर कि आंख से जो अश्क गिरे तुम्हारे बह बहकर, तिफलून को ही समझ लेना दिल के बहलाने को। हमने जब वादिये गुर्बत में कदम रखा था तो दूर तक यादें वतन आई थी समझाने को। मेरे देशवासियों, हम शहीद क्यों मरने पर देना? हमारे विचारों को अपनाओ, हमारी सोच को अपने दिलों में मशाल की तरफ जला कर रखो। यही होगी आप सबकी तरफ से हमें सच्ची श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और ये सच ही तो है। सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी कि हम जाने, पढ़ें, आत्मसात करें कि आखिर वो जज्बा कहां से आता था। जितना पढ़ेंगे उतना जानेंगे और फिर उसे अपने जीवन में ढालना प्रारंभ कर देंगे। यही है सच्ची श्रद्धांजलि उन शहीदों के नाम, उन वीरों के नाम, कि हम उनसे प्रेरित हों, अपने देश के लिए कार्य करें। ये नहीं सोचें कि देश हमें क्या दे रहा है, ये सोचें कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। उधम सिंह कहां से कहां पहुंचे, किस तरह का जज्बा था, क्या हौसला था, वो उनकी जीवनी पढ़कर पता चलता है कि ये हौसला, ये जज्बा किस तरह से उन्हें प्रेरित करता रहा और आखिरकार उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की। ऐसे थे हमारे वो शहीद जिन्होंने अपने प्राण तक त्याग दिए अपनी धरती मां के लिए। और अब हम दावत देने जा रहे हैं मुनीश को, जो हमारे सामने नाट्य प्रस्तुत कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद। मैं आजाद हूं, आजाद था और आजाद भी रहूंगा। ये अल्फाज मेरे यानी चंद्रशेखर आजाद के। 1919 में जब जलियांवाला बाग की घटना ने मुझे बेहद परेशान कर दिया तो मैं सिर्फ 13 साल का था, जब मैंने अपना घर छोड़ा और महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हो गया। 16 साल की उम्र में मुझे ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब मुझसे मेरा नाम और पता पूछा तो मैंने बताया, मैं आजाद, पिता का नाम स्वतंत्र और घर का पता जेल। ये सुनकर मैजिस्ट्रेट आग भूला हो गया और मुझे 15 कोड़े मारने की सजा सुना दी। और मैंने हंसते हंसते सह भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलते बोलते। पर 1922 में जब महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो मेरी राष्ट्रवादी भावना और अपने देश को स्वतंत्र देखने के सपने को बहुत गहरा झटका लगा। इस घटना के बाद मैं समझ गया कि ऐसे अहिंसक आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य को हिला नहीं पाएंगे। और मैंने HRA ज्वाइन किया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और वहीं रहकर अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए धन इकट्ठा करना शुरू किया। इसी बीच मेरी मुलाकात भगत सिंह से। अंग्रेजों के सामने नारे लगाना अलग बात है और उन पर गोली चलाना अलग बात है। भगत सिंह, हम गरम दल के लोग हैं, हमें तो ये भी नहीं मालूम जिन लोगों के लिए हम अपनी जानें कुर्बान कर जाएंगे ना, वो हमें आजादी के बाद याद रखेंगे कि नहीं। अपने देश के लिए प्रेम होना अच्छी बात है, लेकिन जब अंग्रेजों ने पोह के महीने में बर्फ की सीढ़ी पर उल्टा लटका कर पीठ पे डंडे बरसाए ना और उस पर नमक छिड़का, तो सारी की सारी देशभक्ति धरी की धरी रह जाएगी। इसके बाद जो भगत सिंह ने जवाब दिया, उसने मेरे दिल में एक अलग ही जगह बनाया और मैंने दोनों बाहें खोलकर उसका HRA में स्वागत किया। इसके बाद
अपने देश को आजाद कराने के लिए क्रांति का मार्ग मुझे गलत न लगा और अब HRA कुछ बड़ा करने जा रही थी। हम सरकारी खजाना लूटेंगे। 9 अगस्त को शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए टाउन प्रेसिडेंट चलती है, जिसमें होगा सरकारी खजाना। हम लखनऊ से पहले ककोरी नेहरू से लूट लेंगे और ऐसा ही खजाना लूट लिया। लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य कई क्रांतिकारी साथी गिरफ्तार कर लिए। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तब सभी क्रांतिकारियों ने उसका विरोध किया और सबसे आगे थे लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक के नारे जैसे ही अंग्रेजी हुकूमत के कानों में पड़े, उन्होंने डंडे बरसाने शुरू कर दिए। यही कारण था लालाजी की मौत। इस घटना के बाद मैंने और मेरे साथियों ने लालाजी की मौत का बदला लेने की ठान ली। स्कॉट को मारा, लेकिन मारा गया सैंडर्स। इस घटना के बाद अंग्रेजी हुकूमत मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई। 27 फरवरी 1931 को जब मैं इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में अपने ही क्रांतिकारी साथी का इंतजार कर रहा था, तब किसी ने ब्रिटिश हुकूमत को मेरे वहां होने की खबर दी। पुलिस ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और गोली चलानी शुरू कर दी। पूरी तरह से घायल हो गया। मैंने हिम्मत नहीं, आत्मसमर्पण नहीं किया। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, जब अस्मिता की बात हो, जब राष्ट्र पे आघात हो, हम चुप नहीं बैठे, हम दुश्मन पे मारेंगे, हम घुस के मारेंगे। तो मेरे आखिरी अल्फाज मेरी मां, मेरे मातृभूमि के लिए थे। मैं मिट्टी उठाई और अपने माथे से लगाकर अपनी मां से माफी मांगी। मां, मुझे माफ कर, मैं तेरी बहुत सेवा नहीं कर पाया और अपनी ही बंदूक में बची आखिरी गोली से मैंने अपने आप को गोली मारी। भारत माता की जय। ये थी नाट्यमय आखिरी प्रस्तुति मुनीश की। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की भूमिका निभाई। भारत की फजाओं में सदा याद रहूंगा, भारत की फजाओं में सदा याद रहूंगा, आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा। ये बात आजाद कहते थे और आजाद ने कहा भी यही, किया भी वही और बता गए कि देश के लिए किस तरह से बलिदान दिया जाता है। वो बलिदान हमें सिखाता है कि देश सर्वोपरि है, देश पहले है, फिर हम। देश बचेगा तो हम बचेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव हमें सिखाता है कि आओ प्रेरणा लें, जीवनियां पढ़ें उन महान विभूतियों का जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ गए हैं। बहुत कुछ जानने की, समझने की जरूरत है। आइए खुद को प्रेरित करते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं और आजादी के अमृत महोत्सव में एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू हिंदुस्ता वतन हमारा। चलिए एक प्रयास मेरा, एक प्रयास आपका और फिर एक साथ मिलकर नए भारत की रचना करते हैं। आप सबका बहुत बहुत